देखिए आपका संविदा अधिनियम चल रहा था और कॉन्ट्रैक्ट में आपका ये किस सेक्शन तक बताया गया था। ये जल्दी अब संविदा टीपी अब एक ही साथ निपट जाएगा लग रहा है। सेक्शन देखिए तो 59 तक। यहाँ से उठाए तो पूरा उठा दो। आपका 69 भी हो गया था और ये 59 इनरी क्लेटन का बात पूछा जाता है। और आपका तीन सिद्धांत आपका 59, 60 और 61 में बताया गया था। फिर एक बार देखिए इनरी क्लेटन के बाद में ये कहा गया कि अगर कोई ऋणी है और एक ही लेनदार से कई ऋण लिया है और कोई विनियोग करता है मैंने पैसा देता है और स्पष्ट ये बताता है या विवक्षित तौर पे कि हम इस ऋण को वापस कर रहे हैं, तो लेनदार उसी ऋण में उसका उपयोजन यानी कि समायोजन करेगा। हाँ, अगर नहीं बताया है तब आपका लेनदार का विकल्प है 60 में, और कोई नहीं है तो जो 61 में हमने बताया कि जो समय की दृष्टि से क्या हो, पहले ऋण हो उसमें एडजस्ट किया जाएगा। एक और क्वेश्चन मैं देख रहा था बीच में आपका छूटा हुआ है, आपका वह क्वेश्चन थोड़ा देख लेना है कि संविदा का उन्मोचन। हेडिंग डाल लीजिए, थोड़ा अलग से कहीं से डालिएगा। क्वेश्चन ये बना था कि संविदा का उन्मोचन डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे हो सकता है, कहीं अलग से लिखिए। अलग ये एक बार क्वेश्चन बना है उसको भी कवर किया जाए। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि संविदा का उन्मोचन। तो अगर ये पूछे कि संविदा का उन्मोचन आपका किन किन प्रकारों से हो सकता है, तो आप चार प्रकार मारेंगे। पहला, संविदा का उन्मोचन मतलब अब पालन नहीं करना है, तो पहला ये है कि जब पालन कर दिया गया संविदा का तो संविदा का उन्मोचन हो गया। दूसरा ये है कि संविदा का पालन असंभव हो गया तब उन्मोचन हो गया। तीसरा आपका अनुबंध या करार द्वारा यानी कि नई संविदा कर ली गई पुरानी की जगह। और चौथा संविदा भंग द्वारा यानी कि जब संविदा भंग ही कर दी गई है तो उस संविदा का क्या हो गया, डिस्चार्ज। उसको लिखिए तो निम्नलिखित चार दशाओं में उपर्युक्त सभी ज़्यादा पूछा जाता है, तीन इसमें से देगा और लास्ट ऑप्शन देगा उपर्युक्त सभी। या नकारात्मक देगा तो ये देता है कि निम्नलिखित में से किस दशा में संविदा का डिस्चार्ज नहीं होगा। तब तो भाई इन चार में से तीन रहेगी और एक कंडीशन आपका फालतू रहेगी, तो पकड़ना पड़ेगा फालतू क्या है। वैसे अब तक के इतिहास में जो क्वेश्चन आया है वह आपका कि संविदा का डिस्चार्ज कैसे हो सकता है, तो उपर्युक्त सभी ही आया है, लेकिन नकारात्मक क्वेश्चन बन सकता है। देखिए संविदा का उन्मोचन निम्नलिखित चार प्रकार से हो सकता है। निम्नलिखित चार प्रकार से हो सकता है, नोट्स में नहीं उसको लिख लीजिएगा अलग से। पहला लिखिए संविदा पालन के द्वारा। धारा भी आगे लिखते रहिए। संविदा पालन के द्वारा सेक्शन आपका पूछ ले तो 37 से लेकर 67, 37 से लेकर आपका 67, यही चैप्टर भी चल रहा है। 37 से लेकर 67। दूसरा लिखिए संविदा का पालन असंभव होने पर, संविदा का पालन असंभव होने पर, अभी हम इसी क्वेश्चन को आज डील किया जाएगा, बड़ा थोड़ा क्वेश्चन है। सेक्शन लिख लीजिए 56, 56।
तीसरा लिखिए अनुबंध द्वारा अर्थात करार द्वारा। अनुबंध द्वारा आप लिख करके लिखिएगा करार द्वारा। ये सेक्शन आएगा 62 से लेकर 67। मैंने पुरानी संविदा की जगह नई संविदा बरकरार कर लिया गया। 62 से लेकर 67 तक। और अंतिम लिखिए संविदा भंग द्वारा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द्वारा। चौथा है संविदा भंग द्वारा यानी कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द्वारा। ये 39 लिख लीजिएगा। मैं बता चुका हूँ पूर्वकालिक संविदा का भंग, इसमें केस भी आपको बताया गया था। दो केस फिर एक बार बताइए कौन कौन सा है। एक हो चेस्टर बनाम डिलाटूर का और दूसरा केस कौन सा था, विवाह वाला फ्रास्ट बनाम नाइट। अब देखिए इसमें थोड़ा आगे बढ़ा जाए। आपका जो बातें आपका हमने बताया है उसी को थोड़ा बहुत आगे बढ़ाया जाए। जो पहले तो 67 तक जो भी छोटी छोटी धाराएं हैं एक एक दो दो लाइन वाली उसको पढ़ लिया जाए। तब इसमें एक एक बड़ी बड़ी धाराओं पर गौर किया जाए। देखिए हमने 61 तक बताया था। इसके बाद आ जाइए आपका 62। ये शॉर्टकट में नहीं काम चलेगा। यहाँ से 62 और 63 से आपका क्वेश्चन बनता है। जो 62 से केस बेयर एक्ट पर लिख लीजिए स्कार्फ बनाम जारडाइन। क्वेश्चन ये बनता है स्कार्फ बनाम, जरूर याद करके जाइएगा, कई बार रिपीट किया है। स्कार्फ बनाम जारडाइन का केस किससे संबंधित है, तो धारा 62 से संबंधित है। संविदा के नवीन, विखंडन और परिवर्तन का प्रभाव। इसको अलग से डिटेल में बताया जाएगा, तुरंत भाई नहीं बताया जाएगा। स्कार्फ बनाम जारडाइन। डाइन स्कार्फ जो बांधा जाता है, मुफलर स्कार्फ बनाम जारडाइन का केस है। ये 62 पर, 63 पर भी क्वेश्चन बना है। और 63 पर जो क्वेश्चन बना है पिनेल्स का वाद, जरूर याद रखिए पिनेल्स। 63 पर पिनेल्स का वाद किस धारा से संबंधित है, तो आपका कौन सी धारा का जवाब रहेगा, आपका 63। फिर इधर की धाराओं का केस हम एक बार दोहरा रहे हैं। 39 पर दो केस याद रखना है। आपका हो चेस्टर बनाम डिलाटूर कोरियर वाला, और विवाह वाला हमने बताया था फ्रास्ट बनाम नाइट। फिर 59 पर केस याद रखना है आपका इनरी क्लेटन का वाद। फिर 62 पर केस याद रखना है स्कार्फ बनाम जारडाइन। और 63 पर भी क्वेश्चन जाकर देखिएगा पूछा गया है कौन सा, आपका कह सकते हैं कि ये है तो पिनेल्स का वाद। बेरेक पर ही लिख लेना चाहिए पिनेल्स। अब आइए 64 से, अभी दोनों धाराएं अलग हम बताएंगे डिटेल में। अभी आपका पहले 67 तक हो जाए, उसके बाद 56, 62 और 63 बचेगी। तो 56 एक लेक्चर ले लेगी और 62 63 में आपका समस्या खतरनाक बनती है, उसको थोड़ा अस्थिर दिमाग से समझना है। देखिए आपका 64 आपका फिर एक बार देखिए शून्यकरणीय संविदा के विखंडन का परिणाम। तो फिर एक बार आपको बैक होना पड़ेगा। अगर कोई संविदा वाइडेबल है, सुबह भी मैं पढ़ाया था कि कब कोई संविदा वाइडेबल या शून्यकरणी होगी, तो जहां एक पक्षकार को विकल्प मिलता है कि या तो वह संविदा को प्रवर्तित कराए या न्यायालय में जाकर संविदा को शून्य घोषित कराए। अगर दोनों को नहीं, केवल किसको, बिहार में जे में प्री में आया था, किस पक्षकार को, केवल एक, तो ऐसी संविदा आपका क्या होगी, वाइडेबल होगी, शून्यकरणी होगी। अब आपका अगर कॉन्ट्रैक्ट की धारा 15 के तहत अगर किसी पक्षकार की सम्मत
प्रपीड़न द्वारा, 16 के तहत असम्यक असर द्वारा, 17 के तहत कपट द्वारा, 18 के तहत मिथ्या व्यपदेशन द्वारा पाई गई है, तो वह संविदा ऐसे पक्षकार के विकल्प पर क्या होगी? शून्यकरणी। एक आपका फिर एक बार याद रखिए, गुरु चेले का उदाहरण ही दे दिया जाए। गुरु ने चेले की इच्छा को दबाया, दबाकर 1 लाख का घोड़ा 1000 में ले लिया, यानी कि अरिजु, अनुचित, अनफेयर बेनिफिट उठाया, तो चेले को विकल्प है कि वह या तो शांत बैठा रहे तो सब कुछ सही है, क्योंकि शून्यकरणीय संविदा तब तक वैध होती है जब तक न्यायालय उसे शून्य घोषित न कर दे। या चेले के पास एक और विकल्प है कि कोर्ट में जाए और गुरु कहे कोर्ट से कि गुरु ने हमारी इच्छा का दमन कर दिया है, दमन करके फायदा उठाया, उचित नहीं बल्कि कैसा? अनुचित। 1 लाख का घोड़ा हमसे कितने में ले लिया? 1000 में। अतः ये संविदा रद्द करिए आप और हमारा घोड़ा दिलवाइए। तो अगर चेले की मांग पर संविदा को रद्द किया जाता है तो गुरु से घोड़ा किसको दिलवा दिया जाएगा? चेले को। लेकिन चेला भी तो कुछ लाभ पाया है। कितना गुरु ने दाम दिया था घोड़े का? 1000। तो क्या चेला रख लेगा कि वापस करेगा? बस एक लाइन, कौन सी धारा में वापस करेगा? 64। तो यही पॉइंट आपका पकड़ना है जो गलत होता है। अगर शून्यकरणीय संविदा शून्य घोषित की जाती है तो जो पक्षकार लाभ उठाया है वह दूसरे पक्षकार को क्या करेगा? उस लाभ को वापस। ये कौन सी धारा में बिहार से लेकर यूपी तक में पूछा गया है? तो 64। कौन सी धारा? 64। और यही शून्य करार या शून्य संविदा दे दे और लाभ की वापसी पूछ ले तो अगली धारा बढ़ जाइएगा 65। कई बार बिहार में भी पूछा, गलत ना हो। अगर शून्यकरणीय संविदा पूछ ले तो 64 मार कर आइए। शून्य करार या शून्य संविदा में लाभ की वापसी दे दे तो 65 मार कर आइए। हेडिंग ही गलत होती है 64 में। पहले शून्यकरणीय है, उसके बाद क्या है? शून्य है। फिर हम बता दें पहले क्या है? शून्यकरणीय। दोनों धाराओं में जो बिहार का मॉडल है कि साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए, ये कहाँ सिद्धांत समाहित हैं? तो 64 में भी है, 65 में भी है। इसका मतलब कि अपना अधिकार मांगो लेकिन दूसरे का भी अधिकार देने के लिए तत्पर और क्या रहो? तैयार। जैसे मैं एक उदाहरण बताया था कि लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़िए लेकिन सर की भी फीस देने के लिए तत्पर और क्या रहिए? तैयार। क्योंकि आपका संविदा में पारस्परिकता होती है, दोनों तरफ से वचन दिए जाते हैं। आपका भी व्यतिकारी वचन हम पढ़ाए भी थे, रिसिप्रोकल प्रॉमिस पढ़ाए थे। अब 65 भी खत्म हो गई। 65 में दृष्टांत दिया गया है। अब दृष्टांत समझने में कोई दिक्कत 65 में नहीं आएगी। करार या संविदा शून्य होगी तो लाभ क्या कराया जाएगा? वापस। और शून्यकरणी में फिर याद रखिए कौन सी धारा? 64। शून्य करार या शून्य संविदा में 65। दृष्टांत 4 दिए गए हैं 65 में। देखिए, क ने यह वचन देने के प्रतिफल स्वरूप कि वह क की पुत्री ग से विवाह कर लेगा। ख को क 1000 रुपया देता है। वचन के समय ग मर चुकी रहती है तो ऐसी दशा में यानी कि ए बी से करार करता है कि हे बी, मैं तुम्हें 1000 रुपया दे रहा हूँ और तुम्हें मेरी पुत्री सी से क्या करना है? विवाह। जिस समय ये करार हो रहा था दोनों पक्षकारों को ये मालूम नहीं था कि पुत्री मर गई है, तो धारा 20 के तहत ये जब दोनों पक्षकार भूल में हो धारा 20 अप्लाई होगी और धारा 20 के तहत ये करार वाइड होगा क्योंकि दोनों पक्षकारों से भूल हो गई है, भूल तथ्य की है और जो भूल हुई है वह करार के लिए सामान्य है कि मर्म है? मर्म है क्योंकि लड़की ही मर गई।
तो अब जो 1000 बी ने लिया है, जब करार शून्य हो गया धारा 20 में, तो क्या 1000 रख ले बी कि वापस ए को कर दे? वापस कर दे। तो कौन सी धारा कहते हैं कि कोई करार शून्य है? तो भाई धन की क्या करिए, वापसी, धारा 65। ये दृष्टांत। दूसरा देखिए, ख से क उसे 1 मई के पूर्व 250 मन चावल परिदत्त करने की संविदा करता है। क उस दिन के पूर्व केवल 130 मन परिधान चावल करता है और तत्पश्चात कुछ नहीं देता। तो ख उस 103 मन को 1 मई के पश्चात रखे रहता है, तो वह क को उसके लिए संदाय करने को आबद्ध होगा। यानी कि 250, ए ने बी से वादा किया था कि 250 मन चावल हम इतना तारीख को देंगे। ए ने केवल 130 मन चावल दिया, बी चावल रख लिया। तो क्या 130 मन का पैसा देगा कि मार देगा? देगा। नहीं आपको स्वीकार है तो आप चावल क्या करिए, लौटा दीजिए। यही तो, जितना आपका लिए है उतना क्या करिए दाम। एक गाय का, तो ये भी आगे पढ़ा जाएगा। डी देखिए, एक संगीत समारोह में 1000 रुपये पे जो अग्रिम दिए जाते हैं, ख के लिए गाने की संविदा करती हैं। आपका गाने के लिए मैंने संविदा करती हैं। क इतनी रुग्ण है कि गा नहीं सकती। तो जब गा नहीं सकती, मैंने ए ने बी से संविदा किया कि हे बी, मैं तुम्हें तुम्हारी नाट्यशाला में आपका प्रति मैंने हफ्ते में एक दिन ही कहिए, संडे टू संडे गाना गाऊंगी। तो आपका, लेकिन पैसा एडवांस दिया जाता है गायकों को। ये उदाहरण में 1000 रुपया ए ले ली और गाने के समय आया तो उसका गला ही खराब हो गया, तो अब गाना गा नहीं पाई। तो 1000 रुपये करार शून्य हो गया असंभवता के कारण, क्योंकि गला ही क्या हो गया, खराब। तो और व्यक्तिगत गुण पर संविदा आधारित भी है, दूसरे से गाना गवाया भी नहीं जा सकता। तो ये करार जब शून्य, संविदा शून्य हो गई, तो जो 1000 एडवांस ली हो उसे वापस करो कि ना करो? करो। बस हो गया आपका धारा 65। 66 देखिए, शून्यकरणीय संविदा के विखंडन की संसूचना या प्रतिसंहरण की रीति क्या होगी? ये बिहार में क्वेश्चन बना था। यानी कि बिहार अजीब क्वेश्चन बनाता है। पूरे राज्य 64-65 बनाते हैं, तो बिहार ने कौन सा क्वेश्चन बना दिया? अच्छा, ये जाकर देखिए, हेडिंग ही दे दिया कि शून्यकरणीय संविदा के विखंडन की संसूचना या प्रतिग्रहण की रीत कहाँ दी गई है। तो आपका, लोग खोज रहे थे जो नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन 64-65 में नहीं है, बल्कि कहाँ है? तो देखिए, शून्यकरणीय वैसे यूपी में कम चांस है, लेकिन एक लाइन याद रखिए, हम बता दें यूपी में चांस क्या है, कम है। 64-65 भले पूछ ले, लेकिन भाई सतर्कता बरत के जानी है। देखिए, शून्यकरणीय संविदा का विखंडन उसी प्रकार और उन्हीं नियमों के अधीन संसूचित या प्रतिसंहरित किया जा सकेगा जो प्रस्थापना की संसूचना या प्रतिसंहरण को लागू है। जिस प्रकार प्रपोजल का संसूचना दिया जाता है, आपका प्रतिग्रहण का संसूचना दिया जाता है, उसी प्रकार शून्यकरणीय संविदा के भी विखंडन की क्या दे देनी है? सूचना। बस एक लाइन। इसके बाद 67, पालन के लिए युक्त युक्त स्वीकार्य वचनदाता को देने में वचन ग्रहिता की उपेक्षा का प्रभाव। तो प्रभाव आपका ये होगा कि पालन से मुक्ति मिल जाएगी। इन मैंने आपका पालन से मुक्ति मिल जाएगी। तो 67 ये हो गया। अब आइए, 3 धाराएं आपका छूटी हैं, यानी कि 67 में। आइए अगला ही चला जाए, इसको कल सोमवार को अच्छे से आपका बताया जाएगा, लेकिन अगला चैप्टर ही शुरू करते हैं। 3 धाराएं थोड़ा अच्छे से पढ़ी जाती हैं मन लगा के, क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं, तो टेक्निकल क्वेश्चन आपका आराम से पढ़ा जाए। अध्याय 5 आइए। अध्याय 5 से मान के चलिए, कभी काल एक क्वेश्चन, कभी काल 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपका निश्चित बनेगा, लेकिन आपका एक के अलावा आपका 2 भी क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले आप कह सकते हैं
कि कंसेप्ट कुछ बनाइए और कुछ इस पर कोरिलेट बेयर एक्ट पर करिए, ताकि केवल कॉन्ट्रैक्ट से ही आपका क्वेश्चन न बने, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट के अलावा इस चैप्टर को पढ़ाते समय अन्य आपका कानूनों से भी आपका क्वेश्चन बने। पहले आपको डीम्ड देखना है या कोसाई। देखिए, डीम्ड का मतलब होता है मानद। मानद का मतलब होता है उपधारित। उपधारित का मतलब होता है कल्पित। कल्पित का मतलब होता है फिक्शन। फिक्शन का मतलब होता है अनुमानित। अर्थात अनुमानित का मतलब ये हुआ कि आपका कह सकते हैं कि कुछ दशाएं ऐसी हैं कि वे बातें सत्य नहीं हैं, फिर भी कानूनन उन बातों को सत्य मान लिया जाता है। यानी कि कुछ बातें वास्तविकता से परे हैं, फिर भी जबरदस्ती उसको सत्य मान लिया जाता है। इसी को सर हेनरी मेन मिथक कहते हैं। मिथक यानी कि फिक्शन, फिक्शन यानी कि झूठ, झूठ यानी कि कानून कुछ झूठ का सहारा लेकर चलता है। जैसे कंपनी लॉ हो गया कि कंपनी को व्यक्ति मान लिया गया, तो कंपनी न तो आपका चल सकती है न सांस ले सकती है, फिर भी जबरदस्ती क्या मान लिया गया व्यक्ति। राजा मर गया, राजा चिराई हो, ये भी तो झूठ है। आपका देव प्रतिमा को मान लिया गया व्यक्ति, न खा सकती है न बोल सकती है, फिर भी जीवित व्यक्ति की तरह मान लिया गया। उसी को फिक्शन कहते हैं, उसी को कल्पितार्थ कहते हैं, उसी को आपका झूठ कहते हैं। अनुमान लगा लिया जाएगा। अब आइए आपका एकदम शुरुआती दौर से देखिए, जहाँ जहाँ आपको ये देखिए, ये आपका डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट है। यानी कि आपका संविदा कल्प या अर्ध संविदा कह सकते हैं अध्याय 5 का, या संविदा सदृश कोसाई कॉन्ट्रैक्ट। तो जहाँ जहाँ अर्ध कोसाई, इसका मतलब पहले संविदा अधिनियम में ही देख लिया जाए। फिर एक बार देखिए, कोई करार संविदा तभी बनेगा जब धारा 10 की शर्तों की पूर्ति कर दे। मैं कई बार बताया हूँ, यानी कि कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में तभी कन्वर्ट होगा जब किस सेक्शन की वह पूर्ति कर दे, सेक्शन 10 की। जो करार धारा 10 की शर्तों की पूर्ति करेंगे उन्हें संविदा कहा जाएगा, और जो करार धारा 10 की शर्तों की पूर्ति नहीं करेंगे वह करार ही रह जाएंगे, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जाएगा। अर्थात प्रत्येक करार संविदा हो नहीं होता, लेकिन प्रत्येक संविदा प्रथमतः क्या होती है, करार। यह वाक्य अक्षरशः या शब्दशः क्या है, सत्य। याद रखिएगा, ये वाक्य अक्षरशः क्या है, सत्य है। क्योंकि संविदा बना है तो पहले क्या बना होगा, करार, एग्रीमेंट या समझौता। अब समझिए, जो करार धारा 10 की शर्तों की पूर्ति कर देते हैं उन्हें एक्चुअल करार कहते हैं, वास्तविक संविदा कहते हैं, एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। लेकिन अब लेकिन लग गया तो जरूर कुछ ना कुछ समस्या है। कुछ ऐसे संव्यवहार हैं, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जहाँ की धारा 10 की शर्तों की पूर्ति नहीं होती, फिर भी आपका कानून उन्हें संविदा जैसा मान लेता है। संविदा जैसा, जैसा का मतलब हुआ सादृश्य। सादृश्य मने कोसाई, कोसाई मने अर्ध संविदा, कल्प संविदा। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ संव्यवहार ऐसे हैं जो धारा 10 की शर्तों की पूर्ति नहीं करते, फिर भी उन्हें संविदा मान लिया गया है, वे संविदा है नहीं। तो इसी को कोसाई कॉन्ट्रैक्ट या संविदा कल्प या संविदा द्वारा सृजित संबंधों के
सदृश संबंध कहिए या अर्ध संविदा कहा जाता है। यानी कि जब कानून संविदा के आवश्यक तत्वों की पूर्ति न होते हुए किसी संव्यवहार को संविदा जैसा मान लेता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, संविदा कल्प। इसका प्रावधान अध्याय 5 में दिया गया है, सेक्शन 68 से लेकर 72 तक दिया गया है। तो क्वेश्चन पर क्वेश्चन अब आ जाइए, 5-6 क्वेश्चन शुरुआती दौर में एकदम रट कर जाना है। पहला क्वेश्चन आपका बना कि संविदा कल्प संविदा अधिनियम के किस अध्याय में दिया गया है, तो अध्याय 5 में। संविदा कल्प की धारा से की धारा तक दिया गया है, 68 से लेकर 72 तक। संविदा कल्प किस सेक्शन में परिभाषित है, तो एक बार नज़र दौड़ाइए सेक्शनों पर। क्या किसी 68 से 72 तक में किसी भी सेक्शन में संविदा कल्प की परिभाषा की हेडिंग दी गई है कि नहीं, आप भी नज़र दौड़ाइए, एक बार देखकर बताइए परिभाषित है कि नहीं है। यही फंसा देता है क्वेश्चन। तो संविदा कल्प को किसी भी सेक्शन में परिभाषित नहीं किया गया है, तो हम परिभाषित करेंगे ही अपने मन से। फिर याद रखिए, संविदा कल्प को क्या किसी सेक्शन में डिफाइन किया गया है, तो आपका जवाब रहेगा, अब देखिए भरमाएगा कैसे, 68 में किया गया है, 69 में, 70 में, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या मार कराएंगे, बहुत भरमाया है, नए लोग एकदम भरम जाएंगे, वो समझेंगे कि 68 में किया। अरे भाई एक बार बैरेक्ट भी तो देखिए, कहाँ 68 में किया गया है आपका। तो संविदा कल्प को किसी भी सेक्शन में परिभाषित नहीं किया गया है, तो आखिर संविदा कल्प होती क्या है, अब ये अपनी परिभाषा बनाना है। तो जब कानून किसी संव्यवहार को संविदा के तत्वों के अभाव में भी, यानी कि धारा 10 की शर्तों की पूर्ति न होने पर भी किसी संव्यवहार को, किसी ट्रांजैक्शन को आपका संविदा जैसे मान लेता है, संविदा के समान मान लेता है, उसी को संविदा कल्प या क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। ये जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हम 68 से 72 तक पढ़ेंगे, ये आपका संविदा और अपकृत के मिश्रित रूप हैं। यानी कि कुछ बातें संविदा की मिलेंगी और कुछ बातें किसकी, टाट की मिलेंगी। आपका संविदा और आपका किसका मिश्रित रूप हम देखेंगे, अपकृत का, ये याद रखें। अब अगला क्वेश्चन, संविदा कल्प के कितने प्रकारों का उल्लेख किया गया है, तो सेक्शन आपके सामने है, 68 से लेकर 72 तक में संविदा कल्प के कितने प्रकार दे दिए गए, परिभाषा तो नहीं दी गई, तो कितने प्रकार हैं, 5, एक 68 में, एक 69 में, एक 70 में, एक 71 में और एक 72। याद रखिए कि संविदा कल्प कितने प्रकार के संव्यवहारों को संविदा कल्प के रूप में मान्यता दी गई है, पूछ ले 5। तो जहाँ जहाँ 5 हो, सुबह ही हम बताए थे, बहुत क्या होता है, खतरनाक होता है। एक देखिए उदाहरण विद्वान पर भी दिया जाता है, जैसे कि 5 विद्वान थे और आपका कह सकते हैं कि मेला घूमने गए, आपका मान लीजिए संगम पर ही घुमा दिया जाए, इस समय मेला घूमने गए प्रयागराज में, और आपका पांचों गए, बहुत पढ़े लिखे थे, मैंने गढ़े बस नहीं थे, यानी कि किताबी कीड़ा थे, एक एक शब्दों को रट कर गए थे, लेकिन कोई व्यवहारिक ज्ञान नहीं था, यानी कि व्यवहारिक ज्ञान नहीं था। अब पांचों गए तो अब ये हुआ कि भाई गिनती की जाए, हम लोग कहीं छूटे फटके तो नहीं हैं। तो जब एक व्यक्ति गिनना शुरू करता था, तो जब कोई व्यक्ति गिनता था तो आपका 1 2 3 4 अपने को छोड़ देता था और 4 को गिनता था, तो गिनती आती थी 4। अब चार पांचों परेशान हो गए कि हम लोग रूम से निकले थे योजना बनाकर खिचड़ी खाने की, 5 लोग, और गिनती में कितने आ रहे हैं, 4। तो एक बहुत पहुँचे फकीर थे, बहुत
बड़े बड़े फकीर आते हैं भाई। एक बहुत पहुँचे फकीर थे, यानी कि कोई बाबा, आपका कंप्यूटर बाबा ही मान लीजिए। तो आपका लोग गए समाधान करने शंका का, कहे कि हे बाबा, हम लोग चले थे 5 और इस समय कितने हो गए हैं? 4। आप, हमें नहीं समझ में आ रहा कि हम 5 हैं कि 4, आप बता दीजिए। तो बाबा डंडा लिए थे, यानी कि वहीं आपका लिए थे, लठ लिए थे, और कहे कि जिस पर मैं लठ बजाऊंगा गिनती आगे बढ़ाता जाएगा। तो पहले पर लठ मिला तो पड़ा तो 1 बोला, दूसरे पर 2 बोला, और जब पांचवे पर जोरदार लाठी पड़ी बाबा की हानि की, तब वह 5 बोला। तब ये बड़े विद्वानों को विश्वास हो गया कि वास्तव में हम लोग कितने हैं? 5। तब जाकर खिचड़ी 2 बजे रात में खाए और 3 बजे क्या हुए? घर आए। तो फिर सेम उसी प्रकार देखा जाए। फिर आपका 5 बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार में भी 2 क्वेश्चन आया था कि बलवा के लिए कम से कम कितने व्यक्ति? 5। विरुद्ध जमाव के लिए 5। डकैती के लिए भी कम से कम 5। आपका यही तो है, आपका डकैती के लिए भी कम से कम कितना? 5। आपका संविदा कल्प के कितने प्रकारों का उल्लेख किया गया है? 5। और कपट कितने प्रकार के कार्यों को धारा 17 में कपट माना गया? 5। धारा 17 में बताया तो कितने प्रकार? 5। आगे बढ़ा जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए भाई। अब ये आया कि आखिर, देखिए, अब ये आपका देखना है कि फिर यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वास्तव में ये संविदा नहीं है, लेकिन जबरदस्ती इसे संविदा क्या किया जा रहा है? मान लिया जा रहा है। तो अब पूछा जाता है आखिर ऐसा क्यों? एक क्वेश्चन इस पर आता है, याद करके के जाना है। तो संविदा कल्प का बेस क्या है? संविदा कल्प का आधार क्या है? अर्थात ऐसा क्यों किया जाए कि संविदा न होते हुए भी 5 प्रकार के संव्यवहारों को संविदा मान लिया जाए। इसी को मानद संविदा कहते हैं, डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। याद रखिए। तो डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट की धारा से की धारा तक? 68 से लेकर कहाँ तक? 72 तक। तो डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार के दिए गए हैं? 5। तो इसी को डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट या संविदा कल्प का आधार क्या है? केस जरूर याद रखिए। आपका मोसेज बनाम मैकफार्लान का केस है, खूब पूछा जाता है। मोसेज है नोट में भाई। मोसेज बनाम मैकफार्लान, मोसेज वर्सेज मैकफार्लान, मोसेज बनाम मैकफार्लान। जस्टिस मेंसफील्ड, जस्टिस का नाम भी पूछा गया है, जस्टिस मेंसफील्ड। 1760 का केस है, 1760 का। मोसेज बनाम मैकफार्लान का केस है, 1670 का केस है। और जस्टिस का नाम याद रखिएगा। कौन जज हैं? मेंस फील्ड जज हैं। और इस केस में संविदा कल्प का सर्वप्रथम आधार बताया गया, और वह ये बताया गया कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को हानि पहुंचाकर धनी नहीं हो सकता। यानी कि अनजस्ट इनरिचमेंट, इंग्लिश वर्जन याद रखिएगा, मैं फिर बता दूं। इंग्लिश वर्जन जरूर एक बार याद रखिए। अनजस्ट इनरिचमेंट, अनजस्ट इनरिचमेंट। हिंदी में 4-5 नाम देगा, देखिए मैं हिंदी में बता रहा हूँ। अन्यायपूर्ण धनी होना रोकना, अरिजु फायदे से रोकना, अनुचित फायदे से रोकना, या अरिजु फायदे से रोकना, या आपका या अनजस्ट इनरिचमेंट, यानी कि किसी व्यक्ति को दूसरे के हानि के आधार पर क्या गलत फायदा उठाने की अनुमति कानून देगा कि नहीं? नहीं देगा। ये मैं बता दूं, संविदा कल्प का प्रावधान
सरकार के विरुद्ध भी लागू होता है। सरकार भी अनुचित रूप से क्या गलत फायदा उठा सकती है कि नहीं, अन्यायपूर्ण धनी हो सकती है कि नहीं, नहीं। आपका सरकार के विरुद्ध भी हम इसमें जा सकते हैं, भले संविदा में न जाए, लेकिन संविदा कल्प एक ऐसा है। अब आइए आगे देखा जाए। अब चूंकि ये डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट है, पूछ ले डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट तो 68 से लेकर कहाँ तक मारेंगे, 72। अब जहाँ जहाँ कानूनों में डीम्ड हो, एक क्वेश्चन आपका बनता है, भले उसको कोरिलेट कर लीजिए। फिर हम बता दें भाई, जैसे ही हम डीम्ड बताएं तो दिमाग स्थिर करके समझिए, वास्तव में वह चीज सही नहीं है, लेकिन कानून जबरदस्ती क्या मान लेता है, सही। अब सबसे पहले डीम्ड पर आप कह सकते हैं कि संविधान पूछा गया था बिहार में, यूपी में आ सकता है कि किसने भारत के संविधान के नेचर को आपका डीम्ड फेडरल कहा है, अर्ध परिसंघीय कहा है, परिसंघ कल्प कहा है, कोसाई फेडरल कहा है। तो किसने कहा है भाई, संविधान भी तो पढ़िए, केसी वेयर। केसी वेयर ने भारतीय संविधान के नेचर को आपका डीम्ड फेडरल कहा है, अर्ध संघीय या आपका कल्प संघी, न तीन में न एकात्मक पूरी तरह है, न ही संघात्मक है। लेकिन आपका पूछ ले कंपटीशन में कि भारत कैसा राज्य है, तो जो बेयर एक्ट में अनुच्छेद 1 का क्लाज 1 है वही मारिएगा। इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट। भाई पहला शब्द क्या मारेंगे, यही सब देखेंगे जो बेयर में पहले ही अनुच्छेद में है, यूनियन ऑफ स्टेट। अगला देखिए, दूसरा देखा जाए तो ये तो संविधान में रहा। अब संविधान के बाद आ जाइए, एविडेंस में पूछा जाता है। एविडेंस में जो पूछा जाता है, तो आपका क्वेश्चन एविडेंस में बनता है कि डीम्ड ओरल एविडेंस या प्रकल्पित मौखिक साक्ष्य का सिद्धांत का, डीम्ड मैंने प्रकल्पित हुआ, मानद मौखिक साक्ष्य का सिद्धांत की धारा में है। तो एविडेंस की धारा याद रखना है 119। अर्थात यदि कोई गवाह बोलने में असमर्थ हो, तो मैं सुबह भी बताया था, अभी मैंने आज तो नहीं कल ही, कि वह कैसे साक्ष्य दे सकता है, लिख कर दे सकता है कि नहीं, इशारों द्वारा, चिन्ह बनाकर। तो लिख कर देता है तो खुले न्यायालय में देगा कि बंद, खुले में, तो कौन सा साक्ष्य माना जाएगा, मौखिक की दस्तावेजी, नहीं फिर गलत कर रही मौखिक। फिर आपका, फिर एक बार देखिए, अगर कोई गवाह बोलने में असमर्थ है, वह लिखकर अपनी बातों को दे देता है जो वह मुख से बोलता, तो इसे दस्तावेजी साक्ष्य न मानकर कौन सा साक्ष्य माना गया, मौखिक। तो आप कहेंगे कि लिखकर जब दे रहा है तो दस्तावेजी माना जाए, लेकिन इसी को दस्तावेजी न मानकर क्या माना गया, मौखिक। तो ये डीम्ड ओरल एविडेंस हो गया, प्रकल्पित मौखिक साक्ष्य, यानी कि वास्तव में मौखिक है नहीं, लेकिन जबरदस्ती कानून ने क्या मान लिया, मौखिक। जब लिख कर दे रहा है मौखिक कहाँ हुआ भाई, लेकिन जबरदस्ती क्या। उसी प्रकार 68 से लेकर 72 तक के संविवाद वास्तव में संविदा नहीं है, लेकिन जबरदस्ती संविदा क्या किया जा रहा है, मान दिया जा रहा है। इसका आधार यही है कि कानून किसी व्यक्ति को गलत तरीके से धनी होने से क्या करेगा, रोकेगा। इस केस में आधार बताया गया मोसेज बनाम मैकफार्लान का वाद में, और किस जज ने बताया, जज का नाम मैनफील्ड। तो संविदा कल्प आपका 5 प्रकार दिए गए हैं, और आइए पांचों प्रकारों को अब एक एक करके देखा जाए। देखिए पहला प्रकार आपका, पहले तो सेक्शन एकदम रट कर जाइए, मिलाने के लिए पूछा जाता है। सेक्शन एकदम भाई रट कर जाइए आपका,
देखिए सेक्शन रटवा देते हैं, सोमवार को और आगे बढ़ाएंगे क्योंकि माइनर भी शुरू किया जब भाई आज। हाँ, फिर एक बार देखिए 68 में है कि जो व्यक्ति अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, जैसे आपका अनसाउंड माइंड पर्सन हो गया, माइनर हो गया, वह अपना भरण पोषण करने में क्या है, असमर्थ है। आपने उसके जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं प्रदान की हैं, तो माइनर तो करार कर ही नहीं सकता, क्योंकि मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास के घोष के अनुसार अवयस्क द्वारा किया गया करार शून्य होता है कि शून्यकरणी की प्रारंभता शून्य। लेकिन अगर अवयस्क को आवश्यक वस्तुएं प्रदान की गई हैं, तो वह तो व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं होगा, लेकिन उसकी संपत्ति से उसकी कीमत क्या की जा सकती है, वसूली जा सकती है। संविदा के आधार पर नहीं बल्कि संविदा कल्प के आधार। अब 69 ये है कि कोई व्यक्ति किसी समुदाय में हितबद्ध है लेकिन बाध्य नहीं है, तो सबसे अच्छा उदाहरण आप पर ही चला दिया जाए। आप मकान मालिक के हैं, किराएदार हैं, बिजली का बिल बकाया है, बिजली वाले आ गए कि हम कनेक्शन काट देंगे, मकान मालिक फरार हैं, आपने बिजली का बिल दे दिया, तो क्या आप बाध्य थे बिजली का बिल देने के लिए? नहीं। बाध्य कौन थे? मालिक। आप हितबद्ध जरूर थे कि कट जाएगा तो रात में भोजन कहाँ से बनेगा, प्रकाश कहाँ से आएगा, आपने दे दिया, तो भले मकान मालिक के साथ आपकी संविदा नहीं है, तो संविदा कल्प का आधार ही है। मकान मालिक को गलत तरीके से धनी होने से क्या किया जाएगा, रोका जाएगा। तो बाद में किराएदार मकान मालिक से बिजली का बिल का पैसा वसूल लेगा कि नहीं? वसूल लेगा। कौन सी धारा में? 69। 70 आपका क्वांटम मेरिट, जितना काम उतना दाम। अगर मैं ही पढ़ा रहा हूँ, मेरा इरादा फ्री में पढ़ाने का नहीं है, तो मैं जितना पढ़ाया हूँ आप लोगों से उतना दाम क्या कर सकता हूँ, वसूल सकता हूँ। लेकिन मेरा इरादा फ्री में पढ़ाने का था कि नहीं? नहीं था। तो क्वांटम मेरिट का मतलब क्या हुआ? जितना उसने किया है उसका भुगतान किया जाए, जितना काम उतना दाम। जितना किया उतना दीजिए। कौन सी धारा में है? 70। 71 पड़ा माल पाने वाला, तो उसका वो बने उत्तरदायित्व किसके समान कर्तव्य होगा? उपनीति, बेली। और भूलवश सामान छूट गया या प्रपीड़नवश ले लिया, तो 72 आएगी। यानी कि एक लास्ट में उदाहरण, एक लाइन, ये पनीर लिया, हुआ कि भाई चलो लोहड़ी है, खिचड़ी है, और हम आज पूर्व संध्या पर आपका पनीर बनेगा। मित्र के यहाँ गया और पनीर रखा मेज पर, दो चौरा करने लगा, उसी में वो भूल कर पनीर चला आया अपने मित्र के यहाँ। तो मित्र का क्या कर्तव्य है कि पनीर खा ले कि लौटा दे? अगर खा लिया तो उसका क्या दे? संविदा नहीं हुई, लेकिन ऐसे क्या हो गई थी? भूल। तो भूल हो जाएगी तो 72। ऐसे ही सेक्शन याद रखिए। 68 में माइनर, 69 में हितबद्ध, 70 में क्वांटम मेरिट, 71 में पड़ा माल, और 72 में भूल या प्रपीड़न के अधीन जो लाभ क्या हुआ है, आया है, तो ये लोग लाभ क्या करेंगे? वापस। क्योंकि कानून किसी भी व्यक्ति को अन्यायपूर्ण ढंग से धनी होने से क्या करेगा? रोकेगा। केस याद रखिएगा। कौन सा केस है? मोसेज बनाम मैकफरलान। जस्टिस का नाम मेंस फील्ड। फिर अब पूरा केस एक लाइन से याद रखिए। अभी 56 में 4-5 हम बताएंगे। फिर हम एक बार दोहरा रहे हैं क्योंकि यही समय है याद करने का। 50 आपका 39 में दो केस हमने बताया, होचेस्टर बनाम डिलाटूर का और फ्रास्ट बनाम नाइट। फिर 59 में हमने बताया इनरी क्लेटन। फिर 62 में स्कार्फ बनाम जारडाइन। फिर 63 में पिनेल्स का आवाज। फिर आपका और 68 से लेकर 72 में आधार जो हमने बताया, मोसेज बनाम मैकफरलान। जज का नाम क्या था? मेंसफील्ड। क्या आधार है संविदा कल्प का? अनजस्ट इनरिचमेंट। कानून किसी भी व्यक्ति को अन्यायपूर्ण ढंग से धनी होने से क्या करता है? रोकता है। तो रेस्ट ले लीजिए। तो माइनर भी आज से शुरू किया जाए भाई, क्योंकि समय कम है।
तो आपका दिव्यांग जन आज से शुरू किया जाएगा। कम से कम भूमिका आपका बांध के, और जो यूपी एपीओ का विवाद था दिव्यांग जन में, उसको समाहित करते हुए चला जाएगा और अच्छे समझ में आएगा। जो ये दिव्यांग जन को बाहर कर दिया गया, क्यों किया गया, इसको बताते हुए तब आगे आपका बढ़ा जाएगा। तो 10-12 मिनट रेस्ट ले लीजिए, तब ये भी कानून आज से शुरू किया जाए।